साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN 24 पर। और इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं पेट्रोल पंप जो NH44 है, वहाँ से हम आए हुए हैं। और आपको बता देते हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो फील्ड के अंदर अपनी जो है घूमना फिरना शुरू कर देती है। उसी के रिगार्डिंग अगर आप देखा जाए हर जगह आपको दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा। कहीं भी मैं पोस्टर की अगर बात करूँ, कहीं पर मैं बैनर की बात करता हूँ तो एक जानी माने शख्स हैं, चाहे वो करनाल लोकसभा से लगाए या फिर बहुत काफ़ी सालों से जो राजनीति में एक्टिव हैं, उन व्यक्ति से आज आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूं। उस व्यक्ति से आप भली भांति जानते हैं, लगभग 25 से 30 सालों से वो व्यक्ति जो है राजनीति के अंदर एक्टिव हैं। उन व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूं। उनका नाम तो मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे ही आप उनका चेहरा देखोगे आप खुद को लगेगा कि ये तो मेरा जाना पहचाना और एक अच्छी शख्सियत है, लोकल उम्मीदवार है। तो आप देख सकते हैं पार्टी का नाम भी नई पार्टी है। पार्टी का नाम भी आपको अभी बताएंगे। वो पार्टी कौन सी है, वो कौन सा उम्मीदवार है, शायद वो लोग अंदर बैठे हुए हैं तो हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर HGN 24 पर हम पहुंचे हैं। आज आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा के पास। जी हाँ, आपको बता देते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जो इस समय पर हरियाणा के प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके पास जो है शरद पवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने काफी अहम जिम्मेदारी दी है। तो इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोगों के पास ऑप्शन काफी सारे होंगे तो वो चुन पाएंगे अपने एक अच्छा उम्मीदवार, एक बेहतर उम्मीदवार चुन पाएंगे। तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जो पुराने समय से राजनीति में एक्टिव है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके विषय में क्या कहना? बहुत उम्मीद हुए हैं और अब भी हम हल्का वाइज कार्यक्रम सारे के सारे हम कर चुके हैं और आगे कार्यकर्ताओं को हम अपने एक्टिव कर रहे हैं, पुरानों को सारों को। और ये समझिए कि बहुत जल्दी आपको एनसीपी का नाम भी उठा मिलेगा यहाँ। अब तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ा से लोग ज़्यादा नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं एक पार्टी है, माननीय शरद पवार जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतना भर तो जानते हैं। लेकिन ये भी साथ ही उनसे एक बात निकल के आती है कि हरियाणा में इसका कोई खास वजूद नहीं है। लेकिन हम जो है एक तो शक्ति पार्टी बना के चले थे और हमने चुनाव लड़ा था बीएसपी के साथ मिलके और समझो कि बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आया था। जीतते जीतते हम रह गए उस समय। लोगों के मन में एक टीस भी है, हम उत्तर हरियाणा के मुद्दे को उठा के चले थे। लोग चाहते भी हैं भाई हमारे इधर का आदमी बनना चाहिए। तो इस बार लोग बड़ी एक इस मौके की फिराक में बैठे हैं कि ऐसा मौका आ जाए मराठा वीरेंद्र वर्मा मैदान में आए और हम उसको उनकी जीत दर्ज करवाएं। जहाँ तक सवाल है, एक सवाल ये भी है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा कई पार्टी बदल चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, भाजपा में रह चुके हैं, एनसीपी में अभी हैं, एकता शक्ति बनाई है। हमने पार्टी नहीं बदली, पार्टियों ने हमें यूज़ किया, इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी वाले, इसमें नितिन गडकरी भी थे, इसमें सुषमा स्वराज भी थी। वो मुझे पक्के वायदे के साथ लोकसभा के लिए रह गए थे, लेकिन लोकसभा में सीट याचिका को दे दी, मुझे किनारे लगा दिया और मेरे किनारे मेरा इधर उधर होते ही फटी याचिका से सीट लेके भाजपा ने अपने पास ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे पॉलिटिकली ख़त्म करना चाह रहे थे। फिर मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले गए, मैं विश्वास करता रहा। ये मेरा आप कसूर कह सकते हो कि मैं विश्वास कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है, किसी से झूठा वायदा करने की आदत नहीं है। अगले को मैं ऐसे ही समझ के उस पर विश्वास करके मैं उसके साथ चल दिए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और मुझे लोकसभा के में आखिरी दिन जो मुझे कह दिया कि ऊपर के नेता नहीं मानते, ये ब्राह्मण सीट है, लेकिन असंध आपकी पक्की है विधानसभा। वहाँ विधानसभा में आखिरी दिन फिर मुझे जवाब दे दिया। मतलब कि यूज करते रहे हैं। इसका मतलब वो पॉलिटिकली मारना चाह रहे हैं ना, हैं? तो लेकिन अब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ। माननीय शरद पवार जी हैं, माननीय शरद पवार जी एक ऐसी शख्सियत हमें लगे हैं कि जो बात करेंगे ठोस करेंगे, जो वो मुंह से कहते हैं वो करते भी हैं। ऐसा महाराष्ट्र में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और जो केंद्रीय नेता हैं उन सब के बारे में उनके मुंह से भी हमने ये सुना है कि माननीय शरद पवार जी का सम्मान उनके मन में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इसलिए है कि वो एक बुद्धिमान आदमी हैं,
ठीक सलाह देने वाले आदमी हैं और जिससे जो वादा करते हैं उसको पूरा निभाते हैं। जैसे कि बात करें पूरी जो जितने भी पार्टी हैं, महागठबंधन है, सभी का अलायंस है। जैसे हरियाणा में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीसरी एनसीपी होगी। तो किस तरह से करनाल की सीट को देखते हैं, आपके खाते में आएगी? जो विपक्ष की एकता है इसके सूत्रधार मुख्य रूप से वैसे शरद पवार जी हैं। ठीक है, वो सामने इतना दिख नहीं रहे टेलीविजन पे, लेकिन वास्तविकता सारा के सारा ताना बाना उन्हीं का बुना हुआ है। और वो एनसीपी के लिए एक सीट करनाल की लेंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही घोषणा की है। और उस समय भी कांग्रेस का एनसीपी का गठबंधन था जब वह घोषणा कर गए थे, और उन्होंने ये भी कहा था जो गठबंधन में और दल आएंगे उनको मनाने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बार निश्चित रूप से एनसीपी को करनाल की सीट मिलेगी और सारा गठबंधन, सारे वाली दूसरी पार्टियां जो है सारी की सारी वो सारे मिलके हम इस सीट को निकालेंगे। तो मराठा जी, जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो पार्टियां तो चलिए आपने कहीं बदली, आपने बोला विश्वास नहीं किया लोगों, मैंने विश्वास किया पार्टियों पे, मेरे विश्वास का पतन किया उन लोगों ने। लेकिन अब एनसीपी से आप एनसीपी में क्या विश्वास लेकर के आए हैं जो जनता आप पे विश्वास करे? ऐसा कौन से काम आप 2024 में जो प्रमुख एजेंडा रहेगा लोगों का, वो क्या रहने वाला है आप लोगों का? ये एजेंडा तो जो गठबंधन का एजेंडा है वही हमारा एजेंडा होगा जी। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात है तो माननीय शरद पवार जी ने जैसा महाराष्ट्र में करके दिखाया हुआ है जब हम मुख्यमंत्री थे, आज का महाराष्ट्र सारा का सारा जो है बनाया हुआ शरद पवार जी का ही है। जो है वो कॉमर्शियल कैपिटल बनी हुई है, एक आर्थिक एक हब बनी हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, और हिंदुस्तान का आधा पैसा समझो महाराष्ट्र में घूम रहा है। वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वहाँ उद्योगों का जाल बिछा हुआ है, खेती करने के ऐसे तरीके वहाँ उन्होंने बना दिए हैं जिससे कि किसान भी वहाँ बहुत खुशहाली में है। शिक्षा का प्रबंध उन्होंने ऐसा किया हुआ है सरकार की तरफ से कि कोई भी बच्चा जो है वो वहाँ शिक्षा के बिना रहता नहीं है, पैसे की वजह से किसी की शिक्षा में कोई खलल नहीं है। और दूसरा, स्वास्थ्य की सेवाएं ऐसी कर रखी हैं कि हिंदुस्तान के लिए समझो एक उदाहरण है वो, कि वहाँ हर एक को स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लोगों को प्राइवेट के पास धक्के नहीं खाना जाना पड़ता, सरकार की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं महाराष्ट्र में। और वैसे ही जो है हम बातें सारे के सारे हरियाणा में भी लेके चल रहे हैं, अगर हम एक हरियाणा स्टेट की बात लें। लेकिन अभी तो लोकसभा की बात है, लोकसभा में तो जो गठबंधन का एजेंडा होगा वही हमारा एजेंडा होगा और सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन की तरफ से ही हम इस बार लोकसभा के यहाँ से प्रत्याशी होंगे। मराठा जी, आपने जैसे महागठबंधन की बात की कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, लेकिन सामना बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। उनके पास एक से एक धुरंधर है मैदान में, तो उनका सामना किस तरह से करेंगे? जैसे अगर बात करें, संजय भाटिया है अभी फिलहाल, और उसके अलावा भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं, अगर वो मैदान में आते हैं तो भारी मतों से जीत का दावा करते हैं। इसमें एक अरविंद शर्मा भी आ जाते हैं। अरविंद शर्मा को भी जो भाजपा है वो करनाल से उतार सकती है, तो इन सभी कैंडिडेट का आप सामना कैसे करेंगे? जनसंपर्क में जितना हमारा काम है इतना किसी और उम्मीदवार का नहीं है, अगर उम्मीदवार के हिसाब से देखें। और पार्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो पार्टियों के हिसाब से भी एकता शक्ति पार्टी सबसे ज़्यादा संपर्क में रही है, और वह एकता शक्ति पार्टी अब एनसीपी नाम से है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। एकता शक्ति पार्टी का सारा कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वह सारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जितना ज़्यादा मैसेज के अंदर है, मैं इतना तो कोई भी नहीं है, और तो हम उनका मुकाबला क्यों नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को हरा सकता है, तो मैं समझता हूँ इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ही हराएगा, और जो मराठा वीरेंद्र वर्मा है। तो आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा मराठा जी की, संपर्क की आपने बात की कि संपर्क अभी तक, जैसे पहले आपने चुनाव लड़ा, पहले लोग सभी आपको जानते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो आपको युवा पीढ़ी नहीं जानती है, तो उनसे संपर्क किस तरह से बनाया जाएगा? युवा पीढ़ी तो अभी शायद ना भी जानती हो, अगर मैं आपकी बात को लेकर चलूँ शायद ना भी जानती हो, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं वे तो जानते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वे तो सारे जानते हैं। और अब हमने लोक विधानसभा क्षेत्र वाइज तो हमने कार्यकर्ताओं की बैठक कर ली है। अब हम कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं कि हर बूथ पे 5 से लेकर 15 आदमी तक जोड़ने हैं, जिसको हम सक्रियता में लाएंगे और उनसे निरंतर हम संपर्क में रहेंगे, उनके माध्यम से ही हम लोगों को भी मिलेंगे, और इस तरह से हमारा संपर्क दोबारा फिर पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा।
तो आप भी अब फील्ड में जाना शुरू करेंगे जी? बिल्कुल, हम अब भी जा रहे हैं, अब जी। भी जा रहे हैं, आगे इसको और तेज करेंगे। जैसे एक तरफ जो मुख्यमंत्री है हरियाणा वो जनसंवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो जन मिलन समारोह करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 6 तारीख को करनाल के अंदर भी है। अगर मैं बात करूँ INLD की, वो भी लगातार यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी। तो आप ऐसी कोई यात्रा आप भी निकालेंगे फ्यूचर में, ताकि लोगों के बीच में जाकर के एक अस्तित्व बनाया जा सके? ये तो एक आप बड़े बड़े नाम ले रहे हैं जी हम इनकी तरह से हमने कोई दरबार नहीं लगाने। जी हम तो लोगों में सादा वैसे जाएंगे, उनके बीच में बैठेंगे, बैठ के हम बात करेंगे। जी वो तो एक कुर्सी मेज लगा ली और सामने लोगों को बिठा लिया। हाँ, वो तो एक राज दरबार से लग गए उनके। ठीक है ना, वैसा नहीं हम करते। वैसे हम ना हमारी सोच है और ना हमारे में उतना क्षमता है और ना ही मेरे को ये पसंद भी है। हम लोगों को इसमें सीधा उनकी तरह जाएंगे, उनके भाई की तरह जाएंगे, उनके बच्चों की तरह जाएंगे, उनके समझो गार्जियंस की तरह जाएंगे। और जैसे हमने उनके हित की बात करी थी पहले भी, जब हम एकता शक्ति पार्टी में थे, हमने अपनी पार्टी बनाई थी, और वैसे उनकी हित की बात को लेकर हम अब भी चल रहे हैं। तो काफ़ी सारा एरिया कवर कैसे करोगे? जैसे एरिया बहुत बड़ा है, उसको कवर कैसे करोगे आप? किस प्रकार की मैनेजमेंट अपने पास है? जब हम हर बूथ पे आदमी तैयार कर रहे हैं तो हमें एरिया कवर करने में क्या दिक्कत होगी? और कोई बहुत बड़ा नहीं है, लोकसभा करनाल और पानीपत 2 जिले हैं, कवर देंगे उनको हम कवर। अभी तो बहुत लंबा समय पड़ा है। तो बहुत